लीजिए प्रस्तुत है कहानी वृद्धाश्रम। लेखक आशीष सेंडे। आज दीपावली के दिन रेणुका अपने कमरे से बाहर उस अलौकिक खुशियों को देख रही थी जो कभी उसके स्वयं के घर पर भी हुआ करती थी। कितनी जल्दी समय ने करवट बदली और रेणुका आज इस वृद्धाश्रम की सबसे दुखियारी महिला बन गई। रेणुका की आंखों में आज जो आंसू है वह उसका कारण अपने आप को मान रही है और अपने कष्टों को अपने पापों का प्रायश्चित मानकर उनका सामना कर रही है। आज रेणुका को अपने जीवन का वह पल याद आ रहा है जिस दिन वह अपने मायके से ससुराल आई थी। तब उसकी सास ने कितना भव्य स्वागत सत्कार करके अपने घर की सारी जिम्मेदारियां रेणुका के हाथों में सौंप दी थी। कहते हैं ना, दुख के समय अपने दिनों की याद जरूर आती है। वही याद आज रेणुका को आ रही है। यह रेणुका की अपने ससुराल में पहली दिवाली थी। रेणुका के पति दीनदयाल बैंक में नौकरी करते थे। परिवार में सिर्फ दीनदयाल और उनकी माँ शोभा देवी थी। यथा नाम तथा गुण उनके लिए अपने पति के मरने के बाद अपने पुत्र और पुत्रवधू में अपने जीने का आसार नजर आने लगा था। पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद से घर का सारा संचालन शोभा देवी के हाथों में ही था। जब दीनदयाल के पिता की मृत्यु हुई तब दीनदयाल सिर्फ 10 वर्ष का था। आज प्रथम दिवाली पर शोभा देवी ने अपनी पुत्रवधू रेणुका को अपने घर की वे सारी जिम्मेदारियां सौंप दी जो उनकी सास ने उन्हें सौंपी थी। गृहस्थी के वह नायाब हक जिसे उनके परिवार में महिला को ही सौंपे जाते थे। उस परिवार के बड़े बुजुर्गों का यह मानना था कि परिवार की विकसित भूमिका सिर्फ महिलाएं ही बना सकती है, जिसका परिणाम उनका परिवार पिछली पीढ़ियों के विकास से देखता आ रहा था। शोभा देवी ने जैसे ही घर की तिजोरियों का गुच्छा रेणुका के हाथों में सौंपा, रेणुका के हाथ कांपने लगे। माँ जी, मैं अभी इस जिम्मेदारी को संभालने में उतनी सक्षम नहीं हो पाई हूँ कि मैं परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय ले सकूँ। शोभा देवी बोली, बेटी, व्यक्ति जिम्मेदारी मिलने पर ही बनता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम यह जिम्मेदारी मुझसे ज़्यादा बेहतर ढंग से निभाओगी। शोभा देवी के विश्वास के अनुरूप रेणुका ने भी अपने पूर्ण मन से इस नई जिम्मेदारी को संभाला। दीनदयाल भी अपनी पत्नी रेणुका के इस जिम्मेदारी पूर्ण कार्य को कुशलता से संभालने से अति प्रसन्न था। इसी बीच परिवार में एक और खुशी का आगाज हुआ। अब रेणुका और दीनदयाल माता पिता बन चुके थे। घर में बेटे ने जन्म लिया था जिसका नाम वंश रखा गया। वंश भी परिवार के नैतिक आदर्शों को सीखकर अपनी तरफ से वह सारे प्रयत्न करता जिससे परिवार उस पर गर्व महसूस करता। वंश अभी 5वीं कक्षा में था, परंतु उसकी बौद्धिक क्षमता एक उच्च दर्जे के उस युवक जैसे हो गई थी जो कक्षा 10 और 12 के बच्चे प्राप्त कर लेते हैं। सारा परिवार खुशी और शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक दिन, हेलो हेलो, क्या आप दीनदयाल बाबू साहब के घर से बोल रहे हैं?
आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आ जाइए। बाबू साहब की तबीयत ऑफिस में बहुत ख़राब हो गई। हम सभी लोग उन्हें यहाँ संजीवनी अस्पताल लेकर आए हैं। आप तत्काल यहाँ आ जाइए। फोन पर यह बात सुनकर रेणुका के पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई। उसने दौड़कर अपनी सास को यह बात बतलाई और दोनों सास बहू अस्पताल की ओर चल पड़ी। अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले दीनदयाल बाबू के बैंक के चपरासी से भेंट हुई, जो रोता हुआ अंदर से बाहर आ रहा था। दीनदयाल बाबू इस दुनिया से चल बसे थे। सारा परिवार शोक में डूब गया और सारे बैंक के कर्मचारी स्तंभित थे कि ये अचानक कैसे हो गया। अब रेणुका के जीवन में एक नया मोड़ आ गया था। जो गृहस्थी एक संतुलित रूप से संचालित हो रही थी, अब सारा का सारा भार रेणुका के सर पर आ चुका था। रेणुका के मायके में उसकी एक बुआ रहा करती थी, जो अपने ससुराल से तिरस्कृत कर छोड़ी गई थी, जिसका कोई खास सम्मान और अदब उसके स्वयं के मायके में नहीं था। नाम था उसका जमुनाबाई। जमुनाबाई का दीनदयाल बाबू के चौथे के कार्यक्रम में रेणुका के घर में आगमन हुआ। जमुनाबाई का जिस दिन से इस घर में आगमन हुआ, मानो इस घर के सुख चैन धीरे धीरे दूर होने लगे। बुआ, अब आपको वहाँ कोई विशेष काज तो नहीं है। मैं चाहती हूँ आप यहीं रहे तो मुझे भी कुछ साहस बंधा रहेगा। यह बात रेणुका ने जमुनाबाई से कही। जमुनाबाई जैसे इसी की तलाश में थी, उसने तुरंत इस बात के लिए हामी भर दी। अरे बेटी, मेरा क्या जीवन बीताना है, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, कहीं न कहीं तो रहना ही है। कुछ तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगी और तुम्हारे पुत्र का ध्यान भी तो रखूंगी। दिन गुजरने लगे। जमुना बुआ अपनी आदत के अनुरूप परिवार में कलह फैलाने का कार्य प्रारंभ करने लगी। बेटी, आज का समय बहुत खराब चल रहा है। कब किसे क्या हो जाए पता नहीं चलता। मैं चाहती हूँ तू अपने सास से वो सारी प्रॉपर्टी जो उसके नाम पर है अपने नाम करवा ले। कहीं अचानक उसे कुछ हो गया तो उनकी मौत के बाद उनकी दौलत पर अपना अधिकार जताने वाले लोगों की संख्या कोई कम नहीं है। अतः तेरी सास अपने जीते जी वो सारी दौलत तेरे नाम कर देगी तो बाद में कोई समस्या ही नहीं होगी। जमुना बुआ की यह बात रेणुका को बहुत ज़्यादा जची। कहा भी गया है कि किसी महिला के विचारों को बदलने की क्षमता सिर्फ एक दूसरी महिला ही रखती है। बस वैसा तर्क और उचित कारण प्रस्तुत करने की क्षमता भर होनी चाहिए। और यह सारी क्षमता जमुना बुआ में कूट कूट कर भरी थी। अगले ही दिवस रेणुका ने भोजन की मेज पर अपनी सास से इस बात पर चर्चा करते हुए कहा, माँ जी, समय तेजी से बदल रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये जो आपके नाम घर और गांव की ज़मीनें हैं, वे सारी प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दे। कहीं अचानक आपको भी कुछ हो गया तो मैं और मेरा बेटा कहीं के नहीं रहेंगे। कानूनी दाव पेज में क्या जानूं। आज के समय बेसहारा को सहारा देने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ उसे लूटने वालों की संख्या भर होती है। शोभा देवी को बहू की इस बात में सच्चाई का भास हुआ।
उन्होंने अगले ही दिन कचहरी में जाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी, मकान और ज़मीनें अपनी बहू रेणुका के नाम कर दी। आज शोभा देवी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके सिर से जमाने भर का बोझ उतर गया। अब उसका समय अपने पोते वंश की देखभाल करने में ही बीतता। वंश अब कक्षा 8वीं में पहुंच चुका था। वंश एक कुशाग्र बुद्धि का मालिक था, हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता था। वह इस बात को थोड़ा थोड़ा समझने लगा था कि उसके अपने घर में अब उसकी माँ और उसकी दादी से ज़्यादा जमुना देवी का आधिपत्य स्थापित होता जा रहा था। बच्चों की अपनी सीमित इच्छाएं होती है, वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का सबसे उचित माध्यम ढूंढते हैं और वह माध्यम वंश के अपने घर में जमुना देवी थी, जिसे वंश भी बुआ कहता था। जमुना के कहने पर रेणुका वंश की सारी आवश्यकताओं को चुटकी बजाकर पूर्ण कर देती थी, चाहे वह वस्तुएं वंश के लिए आवश्यक हो या न हो। अब वंश भी जमुना बुआ का ही भक्त हो चुका था। उसे मालूम चल गया था कि बुआ के माध्यम से ही उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है। अब वंश कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हो चुका था। उसकी आगे की पढ़ाई के लिए रेणुका को दूसरे शहर भेजना था। रेणुका ने अपने मन में योजना बनाई कि वंश की पढ़ाई के खातिर हम सभी लोग शहर में ही रहेंगे और यह बात उसने बुआ जमुना को बतलाई। अरे ये क्या बात कर रही है रेणु? क्या सभी लोग? अरे यहाँ से हम सभी लोग अगर शहर चले गए तो तू क्या समझती है कि तेरा घर सुरक्षित रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करे बुआ, आप ही बतलाइए, मुझे तो कुछ भी सूझता नहीं, ऐसा रेणुका ने कहा। अरे तेरी सास कब काम आएगी? तू उससे बोलेगी तो वो मान जाएगी और तू ये फैसला अपने हित में थोड़े ही कर रही है। वंश पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो किसका नाम ऊपर होगा? उसके पिता का, उसके दादा दादी का। तो क्या दादी अपने पोते के लिए इतना सा नहीं कर सकती? वो यहाँ रहे और इस घर की सुरक्षा करे। परंतु बुआ, अभी मेरी सास का स्वास्थ्य भी कुछ अच्छा नहीं रहता। उनको भी मेरे साथ की आवश्यकता है। अगर वो यहाँ अकेली रह गई तो? ऐसा कहकर रेणुका चुप हो गई। अरे शहर से गांव की दूरी कितनी है? बस 1 घंटे का रास्ता। अब मोटर कार का जमाना आ चुका है। हम बीच बीच में सप्ताह में 1-2 बार मिलने जरूर आ जाया करेंगे। और हाँ, मेरी तो अपनी कोई इच्छा नहीं है शहर जाने की, परंतु अगर तुझे भी ऐसा लगता हो तो मैं तेरा साथ देने वहाँ आ जाऊँगी, नहीं तो मैं भी अपने गांव चली जाऊँगी। अरे कैसी बात करती हो बुआ, आप अभी अभी तो मेरा आसरा बनी है और आप ही चली जाएगी तो मैं अकेली क्या कर पाऊँगी? परंतु एक बात है, मेरी सास ने तो जब से मैंने चूल्हा चौका संभाला है, इस ओर से अपना ध्यान ही हटा दिया है। क्या वह अब खुद अपने लिए खाना बना पाएगी? रेणुका ने कहा। अरे अभी इतनी असहाय नहीं हुई है तेरी सास कि वह खाना नहीं बना सके। महिलाएं जब 2 बांस पर जाती है तभी उनके हाथ से चूल्हा चौका छूटता है। अब बस तुझे तेरे बेटे की उन्नति देखनी हो तो मेरी बात मान, वरना मेरा क्या है, मैं तो अपना जीवन गुजार ही रही हूँ। रेणुका ने जमुना बुआ के द्वारा बतलाई समस्त बातें अपनी सास शोभा देवी को बतलाई। शोभा समझ चुकी थी रेणुका के मुख से
जमुना देवी बोल रही है। वो इतने दिनों में यह भली भांति जान चुकी थी कि रेणुका किस प्रकार से जमुना देवी के चुंगल में फंसती जा रही है और अपने परिवार को धीरे धीरे उलझनों में फंसाती जा रही है। शोभा देवी एक सुलझी हुई महिला थी। वो जानती थी कि उसका परिवार आगे किस समस्या में और वह स्वयं किस मुसीबत में आ सकती है। परंतु जब से उनके पुत्र का देहांत हुआ, उनके जीवन में एक वैराग्य सा आ चुका था। वह सब कुछ जानते हुए भी सभी बातें ऐसे स्वीकार करती थी मानो उसे इस संसार में सिर्फ अब अपना जीवन ही व्यतीत करना है। उन्होंने तुरंत इस बात पर भी हामी भर दी। अब क्या था, रेणुका, जमुना देवी और वंश गांव से 40 किलोमीटर दूर शहर में जाकर रहने लगे। वहीं के एक प्रतिष्ठित स्कूल में वंश का दाखिला करा दिया गया। इधर शोभा देवी सब कुछ जानकर और समझकर भी अपने बोझिल जीवन को आगे बढ़ा रही थी। शुरू में प्रत्येक सप्ताह रेणुका घर जाती और सारी आवश्यक सामग्रियों का प्रबंध करके आ जाती, जिससे उसकी सास को कोई परेशानी मत हो सके। परंतु अब धीरे धीरे यह निरंतरता उलझ सी गई। अब महीनों में और कभी कभी तो 2-2 महीने भी हो जाते थे। इधर शोभा देवी का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा था। अब वह बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वंश अब 12वीं कक्षा में पहुंच चुका था। वह अपनी माँ रेणुका के अपनी दादी के प्रति किए जा रहे बर्ताव से खूब परिचित था और कई बार अपनी माँ को समझाता कि हमें अब दादी को यहीं लाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। परंतु अब रेणुका पूर्ण रूप से जमुना देवी की गिरफ्त में आ चुकी थी। वंश आज के ज़माने का लड़का होकर भी अपने बड़े बुजुर्गों के सम्मान को समझता था और अपनी दादी की खूब सेवा करना चाहता था। परंतु घर में ऐसी हालात हो गए थे कि वह चाहकर भी दादी को घर नहीं ला सकता था। एक दिन सुबह सुबह की बात है, अचानक फ़ोन की घंटी बजी। रेणुका ने फ़ोन उठाया तो वह चौंक उठी। अरे, ये क्या हो गया? यह फ़ोन ग्राम के कोटवार ने किया था। आज शोभा देवी की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। नहीं तो वह चल सकती और नहीं तो वह अपनी जगह से हिल सकती थी। वंश और उसकी माँ तुरंत गांव आए और देखा तो शोभा देवी की हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। उनकी आंखें अंदर धंस चुकी थी। उनका चेहरा कमजोरी से पूर्ण रूप से बदल चुका था। वंश ने जैसे ही अपनी दादी को देखा और दादी ने वंश को देखा तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दादी, अब आप हमारे साथ चलिए। अब मैं आपको यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊँगा। ऐसा कहता हुआ वंश अपने दादी के पैरों पर गिर पड़ा। अब हालात कुछ ऐसे निर्मित हो गए थे कि रेणुका के पास शोभा देवी यानी अपनी सास को शहर ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और अभी अगर वह वंश के खिलाफ जाकर कोई फैसला लेती तो शायद वंश अपनी माता के खिलाफ विद्रोह कर देता। शोभा देवी की स्थिति को देखकर उन्हें एक रिक्शे में बिठाया गया और अस्पताल पहुंचाया गया। वंश अपनी दादी के साथ अस्पताल में रुक गया। इधर रेणुका जब घर पहुंची और जमुना बुआ को यह बात बतलाई तो जमुना बुआ रेणुका पर बरसी। अरे, उस बुढ़िया की तीमारदारी का ही काम तेरे पास बच गया था। बुआ,
मैं क्या करती। वंश का यही फैसला है कि उसकी दादी यहीं रहे, वरना वह भी वहाँ गांव में ही जाकर रहेगा और अपनी दादी की सेवा करेगा। चलो ठीक है, अभी तो तेरी सास हॉस्पिटल में है, उसे सुधरने को समय लग जाएगा और तब तक वंश का इम्तिहान हो जाएगा और उसका परिणाम भी आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि वह उस परिणाम में सफल हो जाएगा और उसे दिल्ली का वह कॉलेज मिल जाएगा जहाँ पर वह जाना चाहता है। तब सोचेंगे इस बुढ़िया का हमें क्या करना है। पूरे 8 दिनों तक डॉक्टरों की देखरेख में रहकर शोभा देवी का स्वास्थ्य ठीक हो चुका था। वंश ने अब दादी को अपने साथ घर लाया तो शोभा देवी को लगा मानो दोबारा उसका संसार बस गया। अगले ही सप्ताह वंश के इम्तिहान का परिणाम आया। वंश ने इस इम्तिहान में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए थे। इस परिणाम से वंश का दाखिला दिल्ली विश्वविद्यालय में हो चुका था, जिससे अब शासन ही उसकी पढ़ाई का जिम्मा अपने ऊपर लेगी और सारा खर्चा वहन करेगी। यह वंश के लिए बहुत बड़ा अवसर था, परंतु वंश अपनी दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। नहीं दादी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे पता है मेरे चले जाने के बाद ये लोग फिर से। ऐसा कहते कहते वंश चुप हो गया। नहीं बेटे, तेरे पिता की भी यही इच्छा थी कि मेरा बेटा खूब पढ़े और आगे बढ़े। तुझे उनकी अंतिम इच्छा का ध्यान रखकर पढ़ने वहाँ जरूर जाना चाहिए। और मेरी भी यही इच्छा है कि मेरा प्यारा बेटा खूब पढ़े और आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा वंश बेटा वह काम जरूर करेगा जो उसे मैं कहती हूँ, और वह कभी मेरा मन नहीं तोड़ेगा और मेरी बात जरूर मानेगा। वंश ने मजबूरी में हामी भरी और इस बात का वादा लिया कि दादी यहाँ की सारी बातें मुझे अवश्य बतलाएगी, कुछ छिपाएगी नहीं। यह वादा लेकर वंश दिल्ली चला गया। इधर वंश के जाते ही बुआ और रेणुका ने शोभा देवी पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। घर के सारे काम वह शोभा देवी से कराते, उसे रूखा सूखा खाने को देते। उम्र के इस पड़ाव पर शोभा कब तक इन उलझनों को बर्दाश्त करती। जल्दी ही फिर से उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। अब की बार उसका स्वास्थ्य पिछले बार से ज़्यादा बिगड़ चुका था। रेणुका ने शोभा देवी को शहर के खैराती अस्पताल में भर्ती करवा दिया और वहाँ से जमुना बुआ के साथ ऐसे निकल आई कि शोभा देवी उनकी कोई नहीं है, और अस्पताल की डायरी में भी यह लिखवाया कि यह महिला उनके घर पर काम करती थी, इसका कोई नहीं है। अगर यह कुछ ठीक हो जाए तो इसे वृद्धाश्रम में छोड़ दे तो अस्पताल प्रबंधन की बड़ी कृपा होगी। यह सब योजना जमुना ने रेणुका को बतलाई थी, जिससे हमेशा हमेशा के लिए शोभा देवी से रेणुका को छुटकारा मिल सके। इधर दिल्ली विश्वविद्यालय से वंश को एक और वजीफा मिला कि वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शोध हेतु 1 वर्ष के लिए जाए। उसने घर में संपर्क किया तो अपनी माँ से बात की। दादी के बारे में बतलाया गया कि वह बिल्कुल स्वस्थ है और गाँव गई है, क्योंकि शहर की आबो हवा में उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं रहता। पुत्र ने माता की बातों का यकीन किया और वह निश्चिंत होकर विदेश में पढ़ाई करने चला गया। इधर अस्पताल में कुछ शोभा देवी का स्वास्थ्य ठीक हुआ। अस्पताल प्रबंधन ने शहर के वृद्धाश्रम में बेचारी शोभा देवी को डाल दिया। मजबूरी की मारी शोभा देवी
अब उस वृद्धाश्रम की एक सेविका बन चुकी थी। शोभा को ऐसा लग रहा था मानो वह अपने जीवन का वह पल काट रही है जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इधर अब रेणुका और जमुना बुआ बड़े मज़े से रहने लगे। परंतु प्रकृति में न्याय है, अन्याय नहीं। 2 महीने के बाद ही गली के एक आवारा कुत्ते ने जमुना बुआ को काट दिया। पता करने पर यह बात मालूम हुई कि वह कुत्ता पागल भी था। प्राथमिक उपचार के बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि कुत्ते की लार ने जमुना बुआ के शरीर में प्रवेश कर लिया था और तब तक कुत्ते के कांटे का कोई प्रभावी इलाज नहीं था। 8 से 10 दिनों में ही जमुना बुआ कुत्ते की तरह भौंकने लगी। अस्पताल प्रबंधन ने उसे बेड़ियों में जकड़ कर रखा और पूरे 20 दिनों में इसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई कि देखने वालों की रूह कांप गई। यह सारी घटना देखकर रेणुका के मन में ऐसी हलचल हुई कि मानो उसके आँखों के सामने से पर्दा हट गया। उसे इतनी अपने आप से ग्लानि हुई कि वह दौड़ी दौड़ी उस वृद्धाश्रम की ओर चली जहाँ उसकी सास शोभा देवी रहा करती थी। जैसे ही वह वृद्धाश्रम के द्वार पर पहुंची तो क्या देखती है कि आश्रम में किसी की अंत्येष्टि की तैयारियां चल रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर जाकर देखा तो एक मृत शरीर अंदर रखा गया था जिस पर एक सफ़ेद कपड़ा ढका था। पास में जाकर रेणुका ने उस मृत शरीर के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मानो उसके मन मस्तिष्क में एक विस्फोट सा हो गया। यह कोई और नहीं रेणुका की सास शोभा देवी थी, जो जिंदगी के बंधन से मुक्त होकर इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए चल बसी थी। रेणुका जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वह बदहवास हो गई। आसपास के लोगों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने रेणुका को अस्पताल में भर्ती कराया। पूरे 3 दिनों के बाद रेणुका को चेतना आई। ये चेतना सांसारिक जीवन की सबसे श्रेष्ठ चेतना थी। उसने निर्णय लिया कि वह भी अपने पापों का प्रायश्चित करने इसी वृद्धाश्रम में रहेगी। तब से लेकर आज तक वह इसी वृद्धाश्रम में है। आज दीपावली के दिन उसे पता है कि उसका बेटा वंश आने वाला है, परंतु वह इतनी कुंठित है कि वह उसका सामना करने से अच्छा मर जाना समझती है। और उसने अचानक ऐसी दौड़ लगाई कि वह अब वृद्धाश्रम के प्रथम तल से नीचे गिरी थी। सारा वृद्धाश्रम उसके पीछे दौड़ पड़ा कि अचानक रेणुका को क्या सूझा कि उसने अपनी आत्महत्या की। अचानक रेणुका को क्या सूझा कि उसने अपनी आत्महत्या की।